हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 अगस्त, ठीक है। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। लिंक अवेलेबल मिलेगा आपको कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। जिनको भी जुड़ना है आप लिंक को क्लिक करेंगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके। और कल मैंने एक प्रश्न दिया था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जो सही जवाब दिया शशांक जी ने फिर से दिया है और उनका जवाब बिल्कुल सही है। आज भी एक प्रश्न दिया गया है, पीडीएफ के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका जवाब को, ठीक है। और जो भी जवाब देंगे उनका यहाँ पे नाम लिया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जी हैं, दोनों ने गले मिला और वहाँ पे मीटिंग करने गए हैं कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, जल्द से जल्द वहाँ पे निपटा जाए इसे। जल्द से जल्द दोनों के बीच में समझौता हो जाए, ठीक है। और पूरा दुनिया जो है ना भारत पे कास लगा रहा है कि ये जो काम होगा ना, ये तो भारत ही करेगा और किसी से होना अभी लाजमी नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत जो है ना यूक्रेन के साथ भी उनका अच्छा संबंध है भारत का, और रसिया के साथ भी। क्लियर है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, 4 समझौता जो हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी और यूक्रेन के बीच में जो है ना 4 समझौता किस मुद्दे पे हुआ है? तो ये मुद्दा देख लीजिए, यहाँ पे मेंस में भी पूछेगा आपसे और पीटी में भी पूछेगा। एक कृषि का क्षेत्र में यहाँ पे हुआ समझौता। दूसरा हुआ खाद्य उद्योग के, खाद्य जो उद्योग है ना, फूड इंडस्ट्री, उसके क्षेत्र में हुआ। ये मेंस में ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाइएगा और ऐसे ही जो यहाँ पे आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि हाल ही में जो है यूक्रेन और भारत के बीच में समझौता हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर हुए हैं, और ये जो समझौता है ये रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको कम करने में किस तरह यहाँ पे लाभ लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे अभी समझौता हुआ है, और एक और समझौता हुआ था संस्कृति और मानवीय सहायता। संस्कृति अभी आगे आर्टिकल में देखेंगे हम लोग। भाई भारत ने जो है ना यूक्रेन को कुछ गिफ्ट किया है, क्या गिफ्ट किया है हम लोग देखेंगे आगे। और मानवीय सहायता, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुआ है। और यूक्रेन का राजधानी क्यू है, कहाँ है? क्यू है, जो न्यूज़ में आ रहा है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे इनका नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की, और ये यूक्रेन के क्या है, राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। अभी देखिए, पिछला बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो नेपाल में एक जो है ना हवाई दुर्घटना हो गया था, बहुत यात्री वहां पे मारे गए थे, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। इस बार भी जो है नेपाल में जो है ना भारत की बस जो है ना नदी में गिर गई और 27 की मौत हो गई। तो जिस जगह पे घटना घटा ना, या जिस नदी पे घटना घटाई, नदी याद रखिएगा, मत्स्यार्गी, मत्स्या या गदी नदी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मत्स्या गदी। ये नदी कहाँ है? नेपाल में। पूछ सकता है कि जो नदी है कहाँ फ्लो करता है, तो नेपाल में करता है। यहाँ पे घटना जो हुआ है ना, जिसमें हमारे जो यात्री हैं वो मारे गए हैं, ठीक है। और तो काफ़ी दुखद घटना है। तो जिस जगह पे ये घटना हुआ है इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। नेपाल जो है हमारा एक बफरिंग कंट्री है, नेपाल एक कंट्री है, और इसके साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है वो भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल जो है सिक्किम के साथ साझा करता है, बिल्कुल करता है। नेपाल वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है, बिहार के भी साथ करता है ना। और किसी राज्य के साथ करता है, आई थिंक ये करता है आपको, नेपाल हो गया। उत्तराखंड करता है क्या? ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये जो फैक्ट जो पूछे जाते हैं यहाँ पर डिस्कस कर दिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी क्या हो रहा है आपको पता ही है, वायु प्रदूषण कितना बड़ा मसला बना हुआ है दिल्ली के लिए भी, दिल्ली के लिए क्या पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ग्रीन मफलर याद रखिएगा। एक ग्रीन मफलर जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना, साउंड पॉल्यूशन, तो उसी संदर्भ में ये ग्रीन मफलर जो है यूज होता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमको किस तरह का कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा? ग्रीन मफलर। ये ग्रीन मफलर वो नहीं जो ठंडा में हम लोग पहनते हैं, ग्रीन मफलर का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधा से है। पेड़ पौधे लगा के हम लोग क्या करेंगे, ध्वनि पॉल्यूशन जो होता है ना उसको कम करेंगे, ठीक है। ये हो गया, यूपीपीएससी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे, जो सीएनजी वाहन है ना, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा एयर पॉल्यूशन होगा ना,
तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इसी के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे बातचीत चल रहा है। रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके यहाँ पे पता किया गया है कि वाहन से जो निकल रहा है ना उत्सर्जन, वो क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप। और अभी जो गाड़ी जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब गाड़ी जो चल रहा है, BS6, ठीक है, भारत स्टेज 6। और यहाँ पे सीएनजी की जगह एलपीजी पे भी बात चल रहा है। जो सीएनजी जो यूज होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन जो है मेन कंपोनेंट होता है, एलपीजी पे भी बात हो रहा है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज किया जाए यहाँ पे। तो एलपीजी में पता ना ब्यूटेन और प्रोपेन जो मुख्य कंपोनेंट होता है, और सबसे अधिक इसमें होता है ब्यूटेन होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। अब आइए, गोविंद मोहन ने केंद्रीय गृह सचिव का पद संभाला। देखिए यहाँ पे बात करेंगे होम मिनिस्ट्री का अभी ये पोर्टफोलियो कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो वहाँ का जो होम सेक्रेटरी है ना, होम सेक्रेटरी, क्या नाम है उनका? गोविंद मोहन। क्या नाम है? गोविंद मोहन। ये पदभार संभाले हैं। यहाँ पे जब ये आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा आंदोलन या अभियान, पता है ना? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है ना, कब शुरू किया गया था? 2022 में शुरू किया गया था। कौन सा डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की मुझे पूरा संभावना लग रहा है। 22 जुलाई को ये शुरू किया गया था, और 2022 में, ठीक है। चलिए, ये कोटेशन है। अगर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, यहाँ पे आप इस कोटेशन का यूज करके आंसर का शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र स्वयं को अनुशासन रखने में कला है, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन रखने का एक कला क्या है? लोकतंत्र है, जिससे दूसरों को उसे अनुशासित ना करना पड़े। ठीक, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे एडिटोरियल पेज। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछता है आपसे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो विश्व में अशांति फैला हुआ है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? आज जो संयुक्त राष्ट्र जो है ना, यूनाइटेड नेशन जो है, वो अपना प्रासंगिकता हो रहा है। मतलब जिस तरह का उसको कर्तव्य निभाना था, जिस तरह का रोल उसको अदा करना था, उस रोल को निभा नहीं पा रहा। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है वर्तमान, और जो अशांति के लिए क्या क्या है। देखिए, अशांति कैसे फैल रहा है। अगर आप देखोगे, वेस्टर्न जो है एशिया, वहाँ पे हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच में। फिर आप देखोगे यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है ना। चीन का आक्रामक नीति, ये भी है। भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ जो यहाँ पे तनाव देखने को मिल रहा है, जैसे भी हाल ही में घटा था बांग्लादेश को लेकर। ये सब जो स्थिरता है ना, उस कारण से भी वैश्विक अशांति बना हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि विश्व अशांति में यहाँ पे योगदान दे रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट चेंज, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे मृत्यु हो जाता है, ठीक। और क्या होता है? बीमारियां फैलती है। और क्या होता है? मानव स्वास्थ्य इफेक्ट होता है ना। चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता, जो इनइक्वालिटी है, वो कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का यूज देख रहे, आप देखोगे यहाँ पे, अगर इनइक्वालिटी की बात करोगे तो यहाँ पे, तो जो डेवलप कंट्री उनके पास टेक्नोलॉजी है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्री उनके पास है, तो ये समानता बढ़ रहा है ना। साथ ही शिक्षा और कौशल को लेकर भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, तो हमें इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अक्षय ऊर्जा होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर हमें काम करना होगा। विविधता, जैव विविधता या वनस्पति विविधता को संरक्षण करना होगा। वृक्ष लगाना होगा हमें। जो जल संसाधन है उसको संचय करना होगा, है ना। और जागरूकता बढ़ाना होगा हमें। जो भी नियम कानून बन रहे हैं उसको अच्छे से पालन करना होगा, लागू करना होगा हमें। इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे क्या करना होगा? आदान प्रदान करना होगा। ये सारे अच्छी अच्छी बातें को आप ध्यान रखिएगा, मेंस एनसीईआरटी में काम आएगा आपको। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो आपको पता है ना, पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी को लेकर ये आर्टिकल फिर से छपा हुआ है। और आपको बता दें, यहाँ पे किसान जो है ना, पंजाब के जो किसान है ना, वो एमएसपी का डिमांड कर रहे हैं। और सरकार जो है इसको लागू करने में असमर्थ है, क्योंकि अगर एमएसपी को अगर कानूनी गारंटी दे दिया जाए ना, तो 10 लाख करोड़ का यहाँ पे क्या होगा? वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा सरकार के पर। सरकार के ऊपर 10 लाख करोड़ का यहाँ पे क्या करेगा? वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर दे दिया ना सरकार, अगर इस चीज को मान लेता है सरकार, तो जो अन्य योजनाएं जो चल रहा है ना, उसके लिए फंड फिर कहां से आएगा? 10 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा रकम तो है नहीं, समझ रहे ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे एमएसपी पे जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो इस पे एक कमेटी बैठेगा, ठीक है, एक आयोग बनेगा, और इन चीज़ों पे यहाँ पे देखरेख करेगा।
कि क्या लागू करना उचित है या इसमें क्या चैलेंजेस आ रहा है। क्लियर है। एमएसपी को लेकर आपको बता दें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और इसमें सरकार जो है किसानों को आश्वासन देती है कि आप घबराएं नहीं, अगर ज़्यादा पैदावार हो गया, प्रोडक्शन हो गया तो उसका रेट जो है ना, दाम जो है ना, गिरने हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आश्वासन है। अभी अभी यहाँ पे कानूनी गारंटी नहीं मिला है। किसान बोलता है कि हमको गारंटी दीजिए, कानून दीजिए हमको बना के। ठीक है, इसमें कुल 23 फसल होते हैं, तो सरकार बोल रही है कि देखते हैं इसमें क्या, इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बीच का रास्ता ये निकालेगा जो 23 फसल है ना, 23 फसल में पूरे फसलों को ना मान के 5 से 7 फसलों पे मान लिया जाएगा कानून गारंटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। साथ ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया यहाँ पे, और एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंस। आप देखोगे तो पिछले बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेवेन्यू एक्सपेंस से क्या समझते हैं, तो वो खर्च जिससे कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि आप एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ठीक है, सब्सिडी दे रहे हो, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसको हम अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो लिंक अवेलेबल रहेगा कमेंट बॉक्स पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है, आप अपना फीडबैक जरूर दें। ये भी एडिटोरियल पेज का यहाँ से मेंस क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में गए हुए अभी। ठीक है, वहाँ पे रसिया यूक्रेन के बीच में जो मसला है उसको सुलझाने के लिए, और पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है भारत की तरफ नजर गड़ाए हुए है कि भारत ही है जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उसके बीच में शांति समझौता करवा सकता है। तो किन किन क्षेत्रों पे यहाँ पे अभी भारत ने यूक्रेन के साथ समझौता किया है, तो आप हम लोग शुरू पेज में देखे थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। यूक्रेन के बीच में जो है कृषि के क्षेत्र में हुआ है, मानवीय सहायता, और यहाँ पे बात करें तो मानवीय सहायता संस्कृति को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर यहाँ पे बातचीत हुआ है। ठीक है, और भारत जो है हमेशा से यही अपील करते रहा है विभिन्न या तमाम देशों के साथ कि भारत जो है युद्ध में विश्वास नहीं करता है, भारत बुद्ध में विश्वास करता है। ठीक है, भारत ज्ञान पे विश्वास करता है। अगर किसी बीच में मसला है तो उसको बातचीत से सुलझाया जाए, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, या कूटनीतिक तरीके से इसको सुलझाया जाए, ना कि युद्ध के माध्यम से। ये भारत का हमेशा जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है यहाँ पे क्या रहा है, सिद्धांत रहा है, और भारत उसको फॉलो करता है और पूरा विश्व से यही मानने की अपील करता है। चलिए, लेकिन देखिए मसला क्या है कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ना, तो यूक्रेन जो है रसिया का जो मापदंड है, जो नियम है, जो समझौता है, जो टर्म एंड कंडीशन, उसको मानने को तैयार नहीं है। रसिया चाहता है कि यूक्रेन हमें लिखित में दे या यह ऐलान कर दे कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, बस रसिया इतना ही चाहता है। लेकिन यूक्रेन भी नहीं मान रहा है। तो देखने के अभी हम लोग देखेंगे कि क्या भारत का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्या सच में वो प्रासंगिक होता है या नहीं होता, ये आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए, ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना यहाँ पे, तो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। आपको पता है ना, ये वही आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, और स्पेशल स्टेटस का फायदा वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लोग थे, अलगाववाद लोग थे, वहाँ पे आतंकवाद, उग्रवाद जैसे गतिविधियां को वहाँ पे फैला रहे थे और कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2019 में जब गवर्नमेंट आई, इन्होंने 370 को यहाँ से खत्म कर दिया गया। तो ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब हम लोग बात करेंगे, विपक्ष ने बोला है कि एकता और सद्भाव से भाजपा के अहंकार को तोड़ा। ठीक है, पिछले बार 303 सीटें लाई थी बीजेपी, मतलब एनडी, हाँ बीजेपी, इस पर 240 सीटों पर सिमट गई। तो सही बात है, कहीं ना कहीं जनता नाराज है, क्योंकि वो रोजगार के मामले में, ये जो पार्टी, वर्तमान जो पार्टी है ना, रोजगार के मामले में और काफी जो है रोजगार के मामले में या बेरोजगारी कह लीजिए, इस पर थोड़ा वो गंभीर दिखती नजर नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, जनता और विद्यार्थियों में भी बहुत बड़ा निराशा था, जिस कारण से यहाँ पे ये कमी देखने को मिला। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है कि मनरेगा, मनरेगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मनरेगा को शुरुआत कब किया गया था? 2005 में। ये 100 दिन का जो है रोजगार का गारंटी देता है ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में, 100 दिन का। आपको बता दें किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण मंत्रालय के तहत आता है। ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितना भी फैक्ट हम बात करते हैं ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट है वो, ना कि मेरे और आपके द्वारा बनाए गए। अब आते हैं
भारत का विदेशी मुद्रा, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। ये पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, जेपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देख रहे हो ना, भारत का 674 हो गया है अरब डॉलर, हो गया ना। इसमें कौन कौन सा करेंसी इंक्लूड होता है, देखिए इसमें फॉरेन करेंसी एसेट, जैसे कि आपका डॉलर हो गया, येन हो गया, युआन हो गया ना, पाउंड हो गया, ये सारे करेंसीज इंक्लूड होते हैं। गोल्ड रिजर्व, थर्ड में क्या होता है, आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है वो है, और एसडीआर, चारों जो है ना कंटेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्लूड होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एफसीए, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पिछली बार पूछा गया ये। अब आते हैं हम लोग एमएसएमई नवोद्यम का बड़ी परियोजना के तहत स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो आर्टिकल में फिनटेक जो शब्द है ना, पूछेगा कि फिनटेक से आप क्या समझते हैं, खबरों में रहा फिनटेक क्या है। तो जो आप वित्तीय सुविधा आप देख रहे हैं ना, वित्तीय जो सुविधा मिलता है हमें, फाइनेंशियल जो फैसिलिटी मिलता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही फिनटेक कहलाता है। ठीक है, इस टर्म को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखेंगे कि बांग्लादेश की जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसका जो डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट था ना, राजनयिक पासपोर्ट, उसको रद्द कर दिया गया है। वर्तमान गवर्नमेंट कौन है, जो इंटरिम जो सरकार को गवर्न कर रहे हैं, वो है नोबेल प्राइज के विजेता, क्या नाम है उनका, यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस खान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। और ये जो भी वर्तमान जो है स्थिति जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है ना, उससे निपटने में इनका योगदान रहेगा अभी। और हम लोग बात करें बांग्लादेश के साथ जो है ना क्या क्या कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत के साथ जो है यहाँ पे अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर का यहाँ पे बाउंड्री शेयर होता है। बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य सीमा साझा करता है। गंगा नदी आप देख रहे हो ना, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसको पदमा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश में इंटर करता है तो वो जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो आर्सेनिक का बहुत बड़ा मसला है, आर्सेनिक जो जल प्रदूषण जो कंटेंट है, ये आर्सेनिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बात करें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश जो है ना 1971 में बना था। ठीक है, और कुछ फैक्ट यहाँ पे, हाँ, तीस्ता नदी जो विवाद है, भारत के साथ जो विवाद है तीस्ता नदी को लेकर, वो बांग्लादेश के साथ ही है। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। अब आते हैं कि भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है ना, वो क्या है, वो है भीष्म क्यूब। मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाना भूल गया। तो ये जो है ना पूछेगा कि भीष्म क्यूब क्या है, खबरों में आपको बता दें, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्या मिलता है आपको, बेसिक नीड मिलता है, दवा वगैरह मिलता है, इंजेक्शन मिलता है। ठीक है, आपात स्थितियों से निपटने का वहाँ पे सुविधा होता है। तो एक तरह से आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेबल, मतलब आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेबल है ये, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो भीष्म क्यूब जो है ना, तो उसी प्रकार का है। और भारत ने 4 गो जो है ना किसको दिया है, यूक्रेन को दिया है, कि वहाँ पे जो युद्ध की स्थिति है ना, उसे निपटने में कुछ ना कुछ ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करें हमारे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो भारत अमेरिका के बीच में 2 समझौते हुए हैं। 2 समझौता में क्या क्या है, देखिए याद रखिएगा। सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति, जो सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति है ना, इसको SOS बोलेंगे, SOSA, सोसा। और एक और हुआ है DTTI। ये समझौता किसके देश के बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में। क्लियर है, तो डिफेंस को लेकर, सूचनाओं को आदान प्रदान करने को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया। अब आइए चंद्रयान मिशन, पता ना 23 अगस्त, मैंने कल थोड़ा सा मिस्टेक से, मतलब 23 अगस्त को लेकर जो है ना, जो हमने बताया था जेवलिन थ्रोबॉल डे बनाया जाता है, वो नहीं, वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त को हमारा क्या बनता है, तो अंतरिक्ष दिवस है ना, जो कि 23 अगस्त को ही हमारा जो चंद्रयान मिशन का जो मिशन था, लैंड हुआ था चंद्रमा के जो साउथ पोल है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था ना, याद रखिएगा ये फैक्ट। आगे बात करेंगे यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया था, तो कल तो मैनहट्टन वाला जो प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो शशांक जी ने वहाँ पे सही जवाब दिया था। आज ये क्वेश्चन फिर से G20 को लेकर। आपको पता है 2023 का जो G20 सम्मेलन हुआ तो भारत ने किया था। अगला कौन करेगा, अगला करेगा ब्राजील, हाँ ब्राजील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है कि ग्लोबल GDP का 85% कवर करता है G20, और ग्लोबल ट्रेड का 50% यहाँ पे ये करता है, या 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड का करता है। तो ये तमाम फैक्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये जो PDF आप देख रहे हैं ना, इसको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।